हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब। आप लोग का स्वागत है सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं पादपों में प्रकाश संश्लेषण उस पादपों में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निकली हुई ऑक्सीजन आती है। प्रकाश संश्लेषण होता ऑक्सीजनिक होता। ऑक्सीजन निकलती कहाँ से आती? जल से। टिक लगा लीजिए जल पे। आगे चलिए। तो जल से आती ऑक्सीजन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? किस में? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में ऑक्सीजन आती। कहाँ से आती ग्लूकोज में ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमा कारकी कारकों का नियम दिया। किन्होंने दिया? ब्लैकमैन ने दिया। ब्लैकमैन ने बताया जब एक से ज़्यादा कारक फैक्टर हो जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को इफेक्ट कर रहे हैं तो वो कारक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, जो अपने न्यूनतम रिक्वायर्ड अमाउंट के समीपस्थ हो। तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के जो उसके नियर होगा वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये ब्लैकमैन ने दिया था। चौथे का लगा लीजिए 4। आगे चलिए। पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग यूज होता? केवल 1 से 2% भाग यूज होता। फोटो एक्टिव रेडिएशन ही केवल पौधा एब्जॉर्ब करता है और वो अकाउंट करते हैं नियर अबाउट टोटल लाइट एनर्जी जो आ रही है उसका 50%। और फोटो एक्टिव रेडिएशन का भी पौधा जो एब्जॉर्ब कर पा रहा है केवल 2 to 5% तक लगभग एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो टोटल इन ऑल अगर आप देखेंगे पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग यूज हो पा रहा? केवल 1 से 2%। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बात हो गई। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा 300 ppm से ज़्यादा हो जाए, तो पहले ही 300 ppm से ज़्यादा, 300 ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। तो जो वायुमंडल में उपस्थिति है वो 0.03 to 0.04% है। मतलब 360 ppm टू लेके 450 ppm तक, 400 ppm तक, 300 to 400 ppm तक पहले ही है वातावरण में। तो पौधे भली भांति जीवन यापन करेंगे। इसको टिक लगाइए, आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए कार्बन का कौन सा समस्थानिक यूज हुआ था? समस्थानिक आइसोटोप जो यूज हुआ था कार्बन 14 यूज किया था मार्विन कार्विन ने। आगे बढ़िए। इसके अगले वाला क्वेश्चन एकदम बेकार है लेकिन फिर भी उसको पढ़ देता हूँ। हालांकि ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलती है, इसका कौन सा परिणाम है? जल में दी गई समस्थानिक ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण में, जी हाँ, अगर हमने वाटर यूज़ किया O14 वाला तो जो ऑक्सीजन निकलेगी वो भी O18 वाली निकलेगी। सही बात है। CO2 की अनुपस्थिति, CO2 अनुपस्थित नहीं है। जल में सक्रिय हरित लवक ऑक्सीजन मुक्त करता है, जी हाँ ठीक है। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड अन्य कोई ऑक्सीकारक पदार्थ दिया जाए तो अगर हम लोग देते हैं। अब ये सब आपके बाहर की बातें हैं जो आपकी बुक में नहीं है और आता भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए H2S जो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उसमें हाइड्रोजन डोनर H2S है, वो CO2 का उपयोग करते हैं, साथ ही H2O व गंधक बनता है। हाँ ठीक बात है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो चारों ही ठीक है, आप लगा लीजिए 8वें का 4। आइए 9th नंबर के क्वेश्चन पे आइए। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय विक्रियाओं में CO2 का पथ निम्नलिखित के प्रयोग द्वारा सफलतापूर्व खोज लिया गया। तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करके खोज लिया गया। 9 का आंसर हो जाएगा 2, कार्बन 14 का इस्तेमाल करके। इमर्सन प्रभाव की खोज ने निम्नलिखित की उपस्थिति को प्रदर्शित किया। अब इमर्सन इफेक्ट हम लोग के चैप्टर ये हटाए जा चुके हैं। इमर्सन इफेक्ट वगैरह का डिस्कशन हमने किया नहीं, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये आपसे पूछा ना जाएगा लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लीजिए। इमर्सन इफेक्ट से क्या चीज़ साबित हुई थी कि 2 हमारे फोटो सिस्टम होते हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली 2 फोटो सिस्टम एक्टिव होते हैं। इसको इन्होंने इमर्सन ने साबित किया था। 10वें का पहला आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपके आउट ऑफ सिलेबस एक तरह से है, पूछा आज की तारीख में नहीं जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बेल जार प्रयोग से बताया कि पादप दूषित वायु को शुद्ध करते हैं? तो किन्होंने? प्रिस्ले भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। बेल जार में उन्होंने रख दिया था बर्निंग कैंडल और एक चूहा। ये चूहा बना रहा हूँ भाई, जिससे इन्होंने बताया इसके सांस लेने तो इससे जलने से ये दूषित हो जाता है। और जब इसमें आप रख देंगे गमला, गमले में पौधा, तो पौधा क्या करेगा? कोई ऐसी प्रक्रिया करेगा कि वातावरण जो दूषित हो रहा, वायु दूषित जो हो रहा, उसको रेक्टिफाई कर देगा, शुद्ध कर देगा।
तो बेल जार का उपयोग किसने किया था? हमारे जोसेफ प्रिस्ले भाई साहब ने, जिन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज करी थी 1770 में, एज पर योर एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। आगे चलिए। पौधों द्वारा अवशोषित जल में प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रतिशत जल का उपयोग होता है? केवल लगभग 1%। ये आपका ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में दिया हुआ है। ये जो फिगर है ये आपकी पौधों में परिवहन वाले चैप्टर में दी हुई है कि लगभग 1% का इस्तेमाल करता। मोर पत्ती द्वारा क्या दर्शाता? तो मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये मेरे देख लीजिए आप लेक्चर, उसमें मैंने इसका नाम लिया कि मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल भाई साहब ने एक गमला लिया, गमले में पौधा लिया, पौधे की पत्ती ली, पत्ती को आधा उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर या जार के अंदर और आधा उन्होंने खुला छोड़ दिया, और ये जो जार के अंदर रख दिया वहाँ KOH से भीगी रुई रख दी। वो KOH की भीगी रुई क्या करेगी? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी। बाद में ये देखा कि पत्ती में कहाँ पे स्टार्च बनी, ग्लूकोज बनी। तो जो पत्ती वातावरण में थी, जो CO2 के संपर्क में थी, लाइट पड़ रही थी, CO2 के संपर्क में थी, वहाँ पे स्टार्च बन पाया। और जो पत्ती लाइट तो पड़ रही थी लेकिन CO2 नहीं था, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब कर लिया KOH ने, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो ना पाई। तो इन्होंने अपने हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट द्वारा ये साबित कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक होती है। आगे बढ़िए। किसने O18 प्रयोग की सहायता से साबित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल से आती है? किसने साबित किया था? तो रूबेन हासिड कामन ने साबित किया था इस बात को। रूबेन हासिड कामन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट the oxygen that evolved during the photosynthesis comes from the photolysis of water। ये जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन जल के विघटन से प्राप्त होती है। रूबेन कामिन हासिड ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का महत्व हरीश शैवाल व ऑक्सीजीवाणु का उपयोग करके बताया। तो ये भाई साहब कौन थे हमारे? ये भाई साहब TW एंगलमैन। इन्होंने एक तरह से पहला एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने हमारा लिया एक हरा शैवाल क्लैडोपोरा, उस पर इन्होंने डाली प्रिज्म से निकाल के किरणें और एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा। बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठा हो गए? जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। तो क्लैडोफोरा का वो भाग जहाँ पे लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा था और नीले रंग का, वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए थे। तो TW एंजलमैन टिक लगा लीजिए। आगे बढ़िए। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित होता। क्यों 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 भैया? C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम होता। क्यों होता? क्योंकि मीजोफिल सेल में पहला फिक्सेशन होगा, मीजोफिल सेल उसको रिलीज कर देंगी कहाँ? बंडल शीट सेल में। तो CO2 का मूलाधार कोशिकाओं के भीतर को प्रभावकारी पंपन होता। एक तरह से बाहर से CO2 को खींच लाए, कहाँ ले आए? बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में क्या है? बंडल शीट सेल में है हमारा रूबिस्को एंजाइम। 3 नंबर को टिक करिए, आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण किस तरह की प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण रिडॉक्स अभिक्रिया है और ये ऊष्मा शोषी है। ये ऊष्मा को शोषण करने वाली एनाबॉलिक रिएक्शन वो जो किसी चीज़ का निर्माण करें, कैटाबॉलिक वो जो किसी चीज़ का विखंडन करें। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा, तो ये रचनात्मक क्रिया है। ऊष्मा शोधी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा। रिडॉक्स पोटेंशियल पे काम करने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक रिडॉक्स प्रक्रिया है, ऊष्मा शोषी व एनाबॉलिक प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और क्लोरोफिल के महत्व को किसने खोजा? प्रकाश संश्लेषण में लाइट का रोल और क्लोरोफिल का रोल, ये बात किसने साबित करी? तो लाइट और क्लोरोफिल के रोल को साबित किया था इंडियन हाउस ने। ये बात साबित करी इंडियन हाउस ने। ठीक है जी, इंडियन हाउस ने इस बात को साबित किया कि लाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। भैया प्रिस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एंजल हाउस ने लगभग वही एक्सपेरिमेंट दोहरा दिया, बस ये किया कि एक बार उसको अंधेरे में रखा और एक बार उसको उसने लाइट में रखा। तो जैन इंडियन हाउस ने प्रकाश की उपलब्धता व क्लोरोफिल के महत्व को समझा दिया। आइए आगे चलें।
फोटोफास्फोरिलेशन की क्रिया होती है। फोटोफास्फोरिलेशन किस में होता? फास्फोरिलेशन एटीपी से एटीपी बनना, एडीपी से एटीपी बनना। फोटोफास्फोरिलेशन किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। वर्णक तंत्र प्रथम पाया जाता है। फोटोसिस्टम 1 कहाँ होता है? फोटोसिस्टम 1 होता है नॉन एप्रेस पार्ट में, ग्रेना जहाँ पे जो दबा नहीं होता पार्ट। ग्रेना थाइलाकॉइड के एप्रेस में होगा फोटोसिस्टम 1 और 2। ग्रेना थाइलाकॉइड के एप्रेस हटा दीजिए, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड तथा ग्रेना थाइलाकॉइड के नॉन एप्रेस। हाँ जी, इसको टिक कर लीजिए। तो ये हमारा ग्रेना, ये अप्रेस्ड है दबे, ये नॉन एप्रेस, केवल ये नॉन एप्रेस्ड है, ये भी अप्रेस, ये भी अप्रेस, ये भी अप्रेस, ये भी अप्रेस। तो यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 होगा केवल, और ये जो स्ट्रोमा लैमेले है इसमें भी स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लैमेले में भी केवल एक होगा। तो 20वें का आंसर हो गया आपका 4, उसको लगाइए, आगे बढ़िए। हरित लवक में कौन सा लवक नहीं होता? कौन सा वर्णक नहीं होता हरित लवक में? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हम लोगों ने देखा है हरित लवक में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। जब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो आप देखोगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए ब्राइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, और हमारा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलोइश ऑरेंज, और ये आपका ज़ैंथोफिल येलो। क्लोरोफिल ए आपका हमारा जो प्राथमिक है, और ये आपके एसेसरी सहायक हैं। तो कैरोटीन होगा, क्लोरोफिल बी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, एंथोसाइनिन नहीं होता। एंथोसाइनिन को टिक करिए, आगे बढ़िए। पर्णहरित में होता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल ए के हेड में बीच में होता है मैग्नीशियम। ये आपसे पूछा ना जाएगा, हाँ लेकिन पूछा जा सकता है मिनरल न्यूट्रिशन वाले पेपर के उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाए। तो पर्णहरित में क्या होता है? मैग्नीशियम हेड में सेंटर में होता है। कौन सा वर्णक जल में विलय है? एंथोसाइनिन जल में विलय होता है। ये भी आपके सिलेबस के बाहर का है, एंथोसाइनिन होता है जो जल में विलय होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाओं के लिए प्रमुख स्थान कहाँ है? तो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहे हैं? डार्क रिएक्शन हो रहे हैं स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होते हैं। ठीक है जी। पर्णहरित उपस्थित होता है, पर्णहरित कहाँ उपस्थित है? हरित लवक के ग्रेना में। हाँ जी, ग्रेना में ही तो है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है, ग्रेना में है। हरित लवक के तल पे पूर्ण हरित लव ने हरित लवक के स्ट्रोमा में नहीं। आपका क्या आंसर हो जाएगा? 25 का फर्स्ट, हरित लवक के ग्रेना में। चलिए आगे चलें। 25 चलिए। क्लोरोफिल ए द्वारा प्रकाश के किस रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण कर रहा है? तो पीक कहाँ पे आई है? तो आप देखेंगे पीक जो बन रही है ब्लू कलर की रेंज में सबसे ज़्यादा बन रही है, ब्लू कलर का सर्वाधिक अवशोषण हो रहा है। कैरोटीन्स की क्लोरोप्लास्ट में उपस्थिति सहायता करती है, किस में सहायता करती है? तो ये सहायता करती है आपको प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य को अवशोषण करने में, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाशीय ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने में। ये आपकी दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में कि ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है, आप इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वांटोसोम में कितने वर्णक पाए जाते हैं? तो एक क्वांटोसोम में कितने वर्णक पाए जाते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। क्वांटोसोम में लगभग 250 से 400 वर्णक की क्वांटोसोम क्या है, कितने वर्णक? आउट ऑफ आपका सिलेबस है, किनारे करिए, मत ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, पूछा ना जाएगा। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए किस में पाया जाता है? सभी O2 मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवों में, केवल उच्च पादपों में, साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, ये नहीं हो सकता। उच्च पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं भैया, साइनोबैक्टीरिया में भी तो मिल रहा है। सभी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोट में, तो सभी प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोट में या सभी O2 मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवों में। तो यूकैरियोट के अलावा हमारा साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, और साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा सभी O2 मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीवों में, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से पहले जानते थे, BGA ब्लू ग्रीन एल्गा, आज की तारीख में साइनोबैक्टीरिया बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है। और साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब इसकी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्णक तंत्र प्रथम में अभिक्रिया केंद्र है, तो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर की पीक क्या है? फोटो सिस्टम 1 की 700 है, और फोटो सिस्टम 2 की 680 है। आप लगा लीजिए 700 को। सभी प्रकार के क्लोरोफिल की मूल उपनिष्ठ रचना क्या है? तो जितने भी क्लोरोफिल मिल रहे हैं उसमें मूल तो
पोरफायरिन हेड मिलना और फाइटोल टेल मिलना। तो पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन तंत्र, ये सभी प्रकार के क्लोरोफिल की मूल अपनिष्ठ रचना। ये भी आपके सिलेबस के बाहर का पूछा ना जाएगा, इसको बाईपास आप कर सकते हो। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद है। तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में जीवाणु बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन डोनर H2O नहीं है, H2S है, सल्फर को टिक कर लीजिए, सह उत्पाद होता है। क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम तत्व कहाँ होता है? पोरफायरिन के केंद्र में होता है। ये भी पूछा ना जाएगा आपसे, लेकिन चलिए। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल किसमें घुलनशील होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल किसमें घुलनशील होते हैं? जल में, अकार्बनिक, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जल तथा कार्बनिक सॉल्वेंट में। तो ये कार्बनिक कंपाउंड्स में घुलनशील हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बनिक कंपाउंड्स। हालांकि ये भी आपसे पूछा ना जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? रूबिस्को। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रोटीन? रूबिस्को इज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ओवर अर्थ। चलिए, सार्वत्रिक पर्णहरित अणु है, यूनिवर्सल, जो हर जगह मिल जाए, तो क्लोरोफिल ये होता है जो यूनिवर्सल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ठीक जी। निम्नलिखित में से कौन सा जल के प्रकाशिक अपघटन का फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है? थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा नहीं, क्लोरोप्लास्ट के किस्टी नहीं, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम नहीं, थाइलैक्वाइड झिल्ली की ल्यूमेन सतह। हाँ जी, थाइलैक्वाइड झिल्ली की ल्यूमेन सतह। इसको आप टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। चलूँ आगे। प्रकाश संश्लेषण का पहला पद है। पहला पद क्या है प्रकाश संश्लेषण का? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एटीपी सिंथेसिस, 3 कार्बन अणुओं का ग्लूकोज बनाने के लिए जुड़ूंगा, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन। तो सबसे पहला प्रथम इस पद क्या है? पहला स्टेप क्या? तो सबसे पहला जो हो रहा है वो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्सर्जन। लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा और क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा एक्साइटेशन और उसका हायर ऑर्बिट में मूव होना। प्रकाशिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? तो लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिला था? हमें मिला था एटीपी, हमें मिला था NADPH। एटीपी व NADPH को टिक लगा लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक फोटोफॉस्फोरिलेशन से संबंधित है? अब हम लोग आ गए 40 नंबर के क्वेश्चन पे। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा? एटीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। इसको टिक लगा लीजिए, आगे बढ़िए। एटीपी का प्रकाश संश्लेषण में कार्य है निम्न में से ऊर्जा स्थानांतरित करना। एटीपी का क्या कार्य है? पढ़ते हैं। अप्रकाशिक क्रियाओं से प्रकाशीय क्रियाओं को, प्रकाशीय क्रियाओं से अप्रकाशीय क्रियाओं को, हरित लवक से माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया से हरित लवक को। तो फोटोसिंथेसिस में हमारे लाइट रिएक्शन से एनर्जी कंजर्व हो गई किस फॉर्म में? एटीपी के, और वो एटीपी या NADPH को यूज़ कर लिया गया है डार्क रिएक्शन में। तो प्रकाशीय क्रियाओं से अप्रकाशीय क्रियाओं को स्थानांतरित करता है। 41 का सेकंड हो गया। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण में हाँ जी, 1 मिनट, थोड़ा सा कलर डिज़ाइन बदले, बोर हो गए वो करते करते। हाँ, कहाँ थे भाई? यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रियाओं से अप्रकाशीय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का स्थानांतरण निम्न के द्वारा होता है। हाइड्रोजन को स्थानांतरित कौन करता है? NADP करता है। 42 का आंसर हो जाएगा 4। आगे चलिए। प्रकाश संश्लेषण 42 के बाद 43 पे आइए। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रक्रियाओं के क्रियाओं के समय प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये भैया आपका ऑक्सीजन मुक्त हो रही है तथा एटीपी व NADPH बन रहा है। ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, एटीपी NADPH बनते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा 3। आगे चलिए 44 पे आ जाइए। ग्रेना में ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ है क्लोरोफिल। NADPH को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग पावर। तो अब चायक क्षमता बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर इसको बोलते हैं। जल के विदलन के दौरान H+ अंततः कौन ग्रहण करता? तो फाइनली किसने ग्रहण किया? NADP ने ग्रहण किया। फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP और NADPH बनता है।
जल के आयनन के समय इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? हम लोग, मेरे ख्याल से बेटा ग्रेना में हम लोग तो कहाँ थे हम लोग यहाँ थे ग्रेना में। एडीपी क्रिया कहलाती है, शायद रिपीट हो रहा है, ये पढ़ लिया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन रिवाइज ही हो जाएगा, उसमें क्या। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्तेजित होने वाला पदार्थ क्लोरोफिल। NADPH को कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। जल के विदलन के दौरान हाइड्रोजन कौन ग्रहण करता है? फाइनली NADP। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। हाँ जी, जल के आयनन के लिए सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्लोरोफिल। जल के आयनन के लिए सर्वप्रथम जल आयनन हुआ, इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए? क्लोरोफिल ने ग्रहण किए। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के समय निम्न कौन निर्मित? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल ATP बनता, केवल और केवल ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा, ना ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। वो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए, तो एक ग्लूकोज बनने के लिए हम लोगों ने देखा 18 तो आपको चाहिए ATP, 12 चाहिए NADPH। तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए कितने? 3 ATP और 2 NADPH। 3 हमारे ATP और 2 NADPH। तो ये वाला आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण में पानी का प्रकाशी ऑक्सीकरण किससे संबंधित होता है? प्रकाशीय ऑक्सीकरण किससे संबंधित है? फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 के साथ ही अंदर की तरफ मेम्ब्रेन से अटैच है। ठीक है, हाँ जी। ATP संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ATP संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ से गुजरते हैं? साइटोक्रोम में से गुजरते हैं। ATP संश्लेषण के दौरान इलेक्ट्रॉन किस में से गुजरना है? साइटोक्रोम्स में से। 52 का आंसर हो जाएगा हमारा 2। कौन सा वर्णक तत्व NADP के तुरंत अपचयन के लिए? NADP को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? फोटो सिस्टम 1 ने दिए। ठीक। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकारक अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। वह पदार्थ जो ऑक्सीडाइज होता, ऑक्सीडाइज हो रहा H2O, रिड्यूस हो रहा CO2। ऑक्सीडाइज हो रहा H2O, रिड्यूस हो रहा CO2। क्लोरोफिल का प्रकाशीय ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है सोलराइजेशन। प्रकाश अभिक्रिया में P680 द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में किसके द्वारा? प्लास्टोक्विनोन। पहला एक्सेप्टर कौन है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन। कौन सा तत्व ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होता है? तो एज पर NCERT आपको दे रखा है Mn, आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाले में दे रखा है कि Mn इज द एलिमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपकी ट्रूमैन बायोलॉजी में Mn, क्लोरीन, कैल्शियम तीनों का ही नाम दे रखा है। सभी पर टिक लगा लीजिए, थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा आपके, क्योंकि आप लोग बेसिकली NCERT ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें तीनों का ही रोल है। ये चीज़ आप हाईलाइट पॉइंट कर लीजिए और एक जगह लिख के रख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए चलूँ आगे। हाँ जी, तो कौन सा तत्व? तीनों। निम्नलिखित में कॉपर युक्त वर्णक कौन सा है? किस पिगमेंट में कॉपर होता है? प्लास्टोसाइनिन में होता है, नीले रंग का होता है प्लास्टोसाइनिन, नीले रंग का, ब्लू कलर का। ये बात भी आपके बाहर की है, लिख के रख लो चाहो तो। एक्स्ट्रा टाइम के लिए कभी मूड बने पढ़ लेना, ले जाना साथ में, हो सकता काम आ जाए। हालांकि मैंने अपने लेक्चर के शुरू में बोला, आज की तारीख में गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रिक्ट लाइन है कि केवल NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? एक छोटी सी बात याद रख लो बेटा, केवल PS1 किससे संबंधित है? केवल PS1 किससे संबंधित है? चक्रीय फास्फोरिलेशन से। चक्कर में ही घूमता रहेगा गोल गोल। P700 से उत्सर्जित का इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन वहाँ कणु कौन है? तो सबसे पहला एक्सेप्टर कौन है? P700 का, 680 का नहीं। PS1 का पूछ रहा, PS2 का नहीं पूछ रहा। PS2 पूछ रहा होता तो हमारा आंसर होता प्लास्टोक्विनोन। यहाँ पे क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन फेरिडॉक्सिन। इसको आप टिक लगा लीजिए। तो यहाँ पे आके मैं अपनी इस वाली वाणी को विराम देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन हो गए जिसकी आपकी प्रैक्टिस कराई। ये जो क्वेश्चन अब बचे, ये आपको नेक्स्ट आपके बच गए हैं करीब नियर अबाउट 60 क्वेश्चन और है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं देता हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ। पानी पियो, थोड़ी सी सेहत बनाओ, थोड़ा सा हिलो डुलो, इधर उधर हटो, आगे पीछे हो, मूड बनाओ और फिर से आओ नेक्स्ट वीडियो में 60 के आगे वाला।
तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ये DPP और इससे रिलेटेड और भी DPP और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी टेस्ट पेपर करना चाहते हैं तो डाउनलोड माई ऐप सुमो बायोलॉजी। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन, टेस्ट पेपर सब मिल रहा है फ्री फ्री फ्री। मज़ा लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।